और सेनेट पर भी अब उनका कंट्रोल है। पिछली बार उन्हें सेनेट पर कंट्रोल नहीं था, उन्होंने कहा देखिए हमने सेनेट भी जीत लिया। देखिए, मुझे लगता है कि इसको बहुत अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता है। कांटे की जीत लोग कह रहे थे, मगर मैं सवेरे से कह रहा था कि कमला हैरिस की बात पर यकीन करना अमेरिकी मतदाता के लिए कठिन था। उनकी आइडेंटिटी कई टुकड़ों में बटी थी। वो अश्वेत थी, महिला थी, आप्रवासी एक तरह से थी, और न तो उनके साथ आइडेंटिफाई कर पा रहा था अश्वेत अमेरिकी मूल का नागरिक, न उनके साथ हिस्पैनिक लोग कर सकते थे। और एक जो अमेरिका की मानसिकता है, उसमें पैतृक सत्तात्मक प्रधानता है, ईसाइयत इवेंजेलिकल उसका महत्व है, और लोग बहुत जुझारू तरीके से अपनी आज़ादी के लिए बहुत कमर कसे रहते हैं। वो राइट टू बियर आर्म्स हो या अबॉर्शन का विरोध करना हो, और कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति का जो घालमेल अमेरिका में लगातार चला आता है। यदि आप इस भाषण को भी देखें तो ट्रंप ने बारंबार ये कहा, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस अमेरिकन पीपल, एटसेट्रा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी बीच में आता है। मगर दुनिया के और देशों में जब राजनीति और धर्म का मेल होता है तो अमेरिका के कान खड़े होने लगते हैं। मगर जहां तक जी। देखिए, मुझे लगता है जीत है, इस जीत में कई अच्छे पक्ष हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 4 साल के जो भेदभाव हैं, जो द्वेष कलह है, उनसे हम पीछे हटना चाहते हैं। हम अगर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो अमेरिका फिर से महान होगा। अब उस अमेरिका के फिर से महान बनने के, फिर से ताकतवर बनने के, फिर से अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनने के क्या असर दुनिया पे पड़ेंगे, ये कहना कठिन है। मगर उन्होंने कई बातें बहुत स्पष्ट कही कि हमें एक साथ रहना है, एक साथ काम करना है, और कई जो उनके मुद्दे थे उन पर अमेरिकी मतदाता ने विश्वास ज्यादा किया है कि अर्थव्यवस्था खराब है। जी। अर्थव्यवस्था को वो कमला हैरिस कहती नहीं कि देखिए स्टॉक एक्सचेंज ये कर रहा है, निफ्टी इंडेक्स ये कर रहा है, हमारी बुनियादी स्ट्रेंथ फंडामेंटल्स की क्या है। मगर लोगों को खाने की महंगाई मार रही थी, पेट्रोल स्टेशन में पेट्रोल की महंगाई मार रही थी, कुछ लोग बेरोजगार हो रहे थे, आप्रवासियों के विरुद्ध उनका आक्रोश इस कारण भी था। अब कुल मिलाकर जो चीन की अर्थव्यवस्था पर, सप्लाई चेन पर अमेरिका की निर्भरता है, वो आंख बंद पलक झपकते तो बंद नहीं हो जाएगी। जी। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि मुठभेड़ का तेवर अपनाएंगे ट्रंप चीन के साथ। देखिए मगर देखिए पुष्पेश जी, ट्रंप ने एक और बात कही कि मेरे समय में युद्ध नहीं हुआ। ये वो व्यक्ति हैं जिनको कहा गया कि ये पोलराइजिंग है, बांटते हैं लोगों को, जोड़ते नहीं है। लेकिन दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया को साथ बिठाने वाले, एक ही मंच पर लाकर सुलह कराने वाले ट्रंप थे। पुतिन के साथ भी उन्होंने जाकर रिश्ते बेहतर किए। उनके 4 साल में कई सारे जो इश्यूज थे उस पर उन्होंने अकॉर्ड्स देखिए। अगर आप कहें कि मिडल ईस्ट जो अब्राहम अकॉर्ड्स आए थे, तो वो अब्राहम अकॉर्ड्स भी इन्होंने ही उसी की उसका सृजन ये किया। इनके इनके दामाद ने किए थे, इनकी रजामंदी से किए थे, बिल्कुल, इस बारे में कोई तो राय नहीं है। मगर देखिए, जिन युद्धों को लेकर आज हम डेमोक्रेट्स की आलोचना कर रहे हैं, उनके बीज तो इन्हीं ने बोए थे ना। अगर ट्रंप इसराइल में जाकर ये नहीं कहते कि आयरन कास्ट हमारी दोस्ती है, हम आपकी राजधानी के हस्तांतरण स्थानांतरण की भी सहमति कर देते हैं, हमारा हाथ हमेशा आपके ऊपर रहेगा, तो इसराइल की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी कि वो गाजा पट्टी में तहस नहस करता, वंशनाशक हथियार, एक युद्ध का सूत्रपात होता। कहीं ना कहीं एक बात हम भूल जाते हैं कि अमेरिका के लिए बाकी दुनिया का कोई मतलब नहीं होता है। क्षमा कीजिएगा, ये बात सुनने में अटपटी लगती है, मगर हेनरी किसिंजर जैसे व्यक्ति ने अपने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक में कहा था कि अमेरिकी विदेश नीति आइसोलेशनिज्म और इंटरवेंशनिज्म के बीच में झूलती है, एकांतवास और जी। सैनिक हस्तक्षेप के बीच में। और जी। ये बात टेडी रूजवेल्ट के जमाने से आज तक चली आ रही है। तो अमेरिका का जो साम्राज्य है वो अदृश्य है। वो लैटिन अमेरिका का साम्राज्य हो, वो फिलीपींस में हो, जो उसने वियतनाम में किया, जो उसने कंबोडिया में किया, बांग्लादेश जो में जो अभी किया, किया बांग्लादेश में ईरान क्या, देखिए किया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने दो दो युद्ध देखे। रूस यूक्रेन बांग्लादेश युद्ध देखा, क्योंकि रूस बार बार कहता था, यहां तक कि ये बात थी कि तुर्की के की मध्यस्थता के वक्त वहां शांति वार्ता भी हो गई थी, लेकिन बोरिस जॉनसन ने जाकर अमेरिका के इशारे पर किया कि हम कोई आप संधि मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। तो ये युद्ध बाइडेन के समय हुआ। अक्टूबर 7 हुआ, 2023 हुआ, बाइडेन को खबर थी, कहते हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस को इसकी भनक थी, और अमेरिका वहां पर एक तरफ इजरायल को कहता है कि मैं आपको हथियार देता हूं, और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन एड के बहाने कई अरबों डॉलर उसने हमास और हिजबुल्लाह को भी पहुंचाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स वहां हुए। देखिए बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ, वो बाइडेन और अमेरिकन डीप स्टेट इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ये तो अब जग जाहिर हो गया, खुद मोहम्मद यूनुस इस बात को कबूल चुके हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में, हाँ, नींव ये रखी गई कि हम बाहर निकलेंगे ट्रंप के दौरान। ट्रंप ने कहा कि हम अफगानिस्तान से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वो बाहर आए, क्या वो ठीक से आए कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न नहीं, है।
नहीं, देखिए, 2 बातें हैं। इसमें ये कहना कि अमेरिकी डीप स्टेट सिर्फ बाइडेन के समय काम कर रही थी, उसके पहले काम नहीं कर रही थी, उसके बाद में काम नहीं कर रही थी, ये सोचना बड़ा नादानी का सवाल है। हम्म। और अगर आज आप गृह युद्धों की बात करें, तो जो गृह युद्ध चल रहे थे, जो बाइडेन के पहले से चल रहे थे, वो सूडान में हो, वो यमन में हो, जी। वो हौदी हो, वो उनकी उनका हम जिक्र ना करें। अफ्रीका पूरे महाद्वीप को हम भूल जाएं, माली को, चाद को, निजर को, वो सब हम भूल जाएं। हम भूल जाएं कि रोहिंग्या के संग क्या हो रहा है, हम भूल जाएं कि म्यांमार में क्या हो रहा है, हम भूल जाएं कि बांग्लादेश में जो गृह युद्ध हो रहा है, उसकी जैसी स्थिति पहले थी, वो एकाएक उसकी जिम्मेदारी 4 साल के बाइडेन की तो नहीं है। हम्म। अमेरिकी डीप स्टेट जो है विक्टर लेकिन मार्शेटी लेकिन बाइडेन की की। नीतियों पर यही प्रश्न उठाया जा रहा था कि अमेरिका खर्च बाहर ज्यादा कर रहा था और अपने आंतरिक लोगों के लिए और अमेरिका के खुद के लोगों के लिए और खासकर कोविड के बाद जो बदहाली थी उसको लेकर के काफी तकलीफें हुई।